गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी पे। ऑल्सो आई वेलकम यू ऑल ऑन वीकली इकोनॉमी इनसाइट्स, जहाँ पे हम पूरे वीक की न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, दैट टू ऑफ इकोनॉमी ओनली, विच इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम और विच इज़ रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो दिस इज माई सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, जहाँ पे आज भी मैं पूरे वीक की न्यूज़ का एनालिसिस करूंगी और वो भी इन डेप्थ एनालिसिस करा जाता है। वी डोंट फोकस ऑन डेटा ओनली, वी फोकस द इम्पैक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़, या फिर अगर कोई भी पॉलिसी लेकर आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑन डिफरेंट सेक्टर्स या फिर उन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बी इट अ सिंगल इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। So I'm very sure कि this series is really going to help you in your mains examination also, और prelim से तो आपको help करेगा ही करेगा। So if you are a new one who is watching this series, make sure कि आप पुराना series भी देखें, जो मेरा पुराना lecture है वो भी देखो, ताकि आपको पता लगे कि हम किस तरीके से news का analysis करते हैं। And if you are enjoying it, do support this series. कमेंट बिलो कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, या फिर व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डिमांड एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस इन इकोनॉमी पर्टिकुलरली। सो आज की न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे 3 आर्टिकल्स या फिर 3 न्यूज़ विच इज़ रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। बिफोर दैट ये जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस चल रहा है या फिर जो न्यूज़ की सीरीज चल रही है, ये शाम को 6 बजे अपलोड हो जाता है। तो इकोनॉमी के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 बजे यू विल गेट अ होलिस्टिक अप्रोच या फिर न्यूज़ एनालिसिस इन एन होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ से आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा हर एक न्यूज़ का, दैट इज़ रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव अगेन। सो आज की न्यूज़ देखते हैं। और फर्स्ट न्यूज़ इज ऑन विंडफॉल टैक्स। वी ऑल नो कि गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल पे विंडफॉल टैक्स को रिड्यूस करने का कोशिश करा है। सो विंडफॉल टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे या फिर अदर इंडिविजुअल्स पे क्या क्या पड़ेगा, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्यूज़ वी हैव इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन्स पर्सपेक्टिव, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एंड ऑल्सो इन योर एग्रीकल्चर पार्ट। थर्ड न्यूज़ वी हैव इज अबाउट द ILO रिपोर्ट, जो कि उन्होंने एनालिसिस दिया है हमारे लेबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे AI का। तो ये 3 न्यूज़ जो है इसको हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। तो वी ऑल नो दैट रिसेंटली सेंटर हैज रिड्यूस्ड द विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले द प्रायोरिटी इज अबाउट नोइंग द विंडफॉल टैक्स, कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। सो बेसिकली विंडफॉल टैक्स क्या होता है कि अगर कंपनीज एक अनसर्टेन प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देती हैं, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि वी ऑल नो कि इतना सर्टेन ऑफ अमाउंट जो है कंपनी एक प्रॉफिट अर्न कर सकती है, बट अगर उससे बियॉन्ड कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देती है तो गवर्नमेंट स्टार्ट्स पुटिंग टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी या फिर ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और उसको क्या बोलते हैं हम, विंडफॉल टैक्स। अब विंडफॉल टैक्स की जरूरत क्या है कि हम वी कैन नॉट अलाउ दिस थिंग टू अ कंपनी, टू अ पर्टिकुलर कंपनी टू मेक प्रॉफिट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि एक सर्टेन लिमिट है कि हाँ इतने तक तो वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट इज uncertain for rest of the economies या फिर for rest of the sectors, because we all know कि एक जो चीज कॉमन है हमारी इकोनॉमी में, that is known as spill over effect। वो क्या है, spill over effect है, क्योंकि किसी ना किसी सेक्टर का, अगर कोई सेक्टर जितना भी अर्न कर रहा है या फिर किसी सेक्टर में कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो that impacts on other sectors also, that is known as a spill over effect। तो स्पिल ओवर इफेक्ट का जो हमारा इफेक्ट है वो नेगेटिव ना पड़े दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर या फिर दूसरे सेक्टर्स के ऊपर नेगेटिव ना पड़े, उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को बैलेंस करने के लिए सेंटर जो है वो लगाती है विंडफॉल टैक्स ऑन कंपनीज। अब यहाँ पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल सेक्टर्स जो है या फिर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करते हैं, उनके ऊपर जो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, सेंटर लगाती है, उसको रिड्यूस करने की बात की गई है।
तो इसका इम्पैक्ट समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होगा. सो द फर्स्ट वी हैव इज ग्लोबल प्राइस डिक्लाइन. नाउ दिस इज टू रिकंसीडर या फिर टू रिकंसीडर द विंडफॉल टैक्स. नाउ सेकेंड इम्पैक्ट वी हैव इज, नाउ दिस इज अबाउट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग इन एन इकोनॉमी. अब सेकेंड चीज जो है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर कंपटीशन विद द ग्लोबल ट्रेंड्स. अब नाउ यू सी कि मैंने आपको एक चीज जो बार बार स्ट्रेस करके आपको बताई, दैट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड. इट मीन्स कि जो हमारे विद इन द बाउंड्रीज जो कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल की, उनके ऊपर जो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगाती है या सेंटर लगाती है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी गई है. तो जब हम उसकी टैक्स को रिडक्शन करेंगे, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसकी रिडक्शन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा हमारी इकोनॉमी पे या फिर हमारे प्राइजेस पे भी, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल ऑल्सो. तो ये जब हम उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, जब हम उनको रिड्यूस करेंगे, सी रिलेट करके पढ़ोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू. अगर रट्टा लगाओगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी. बट इस चीज़ को रिलेट करके देखो कि अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता है, पहले हम ज़्यादा पे करते थे, बट अगर हमारे ऊपर जो टैक्स का जो हम पे करते हैं टू द सेंटर, अगर उसका रिडक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं हमें ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, हमारी सोसाइटी में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा. तो जब जो हमारे जो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, जब उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स का रिडक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी को भी, और उनके लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक ग्लोबल ट्रेंड के साथ कंपीट कर सकते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट के साथ कंपीट कर सकते हैं. तो ये जो थे, दीज आर द रीजंस व्हाई दिस हैज हैपेंड. और अगर इसका हम रैशनल देखते हैं कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस, सो व्हाट फर्स्ट इज द इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन. आई थिंक जो फर्स्ट थिंग दैट इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमी इज कि हम चीज़ों को रिलेट करके जब पढ़ते हैं ना, क्योंकि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसमें भी देखते हैं, अगर हमारे टैक्स की रिडक्शन हुई है, ठीक है, हमारे टैक्स की रिडक्शन हुई है, तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा. अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सर्विसेज हैं, अगर उसके ऊपर जितना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, उतना ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उस चीज़ के प्राइस के ऊपर. उसका प्राइस बढ़ेगा और उसका सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि कंज्यूमर ही जो है वो एंड कंज्यूमर है, ठीक है, उसको ही उसका प्राइस जो है वो पे करना है. और जो हम प्राइस पे करते हैं उसके अंदर हमारा टैक्स जो है वो इन्वॉल्व रहता है. तो अगर गवर्नमेंट टैक्स में रिडक्शन करेगी तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्राइस के ऊपर, ठीक है. तो हमारे प्राइस में भी कहीं ना कहीं रिडक्शन आएगी, और अगर प्राइस में रिडक्शन आएगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प कंज्यूमर ऑल्सो. प्रोड्यूसर को तो वो हेल्प कर ही रहा है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन आएगी मार्केट में, है ना. या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या आ सकता है, सेटिस्फैक्शन तो हो गया एक वर्ड, ठीक है. स्टेबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन भी आएगी, ठीक है. और जब स्टेबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में आएगी या फिर उस सेक्टर में आएगी, किस सेक्टर में, हमारा जो क्रूड ऑयल का सेक्टर है, अगर इसमें हमारे स्टेबलाइजेशन आएगी तो कोई भी इकोनॉमी या फिर कोई भी सेक्टर अगर स्टेबल है तो आप लोग उसी में इन्वेस्ट करोगे, हम लोग उसी में इन्वेस्ट करते हैं. जो सेक्टर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है और जिसमें स्कोप है, तो अगर ये चीज़ स्टेबलाइजेशन आएगी इकोनॉमी में तो हम उस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है. उस चीज़ में ज़्यादा, उस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर उस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग कि उस सेक्टर में बूस्ट भी आएगा, ठीक है, वो सेक्टर बूस्ट भी करेगा. सो यू सी दिस इज द लिंकेज. एक चीज रिड्यूस करने से कितने सारे लिंकेजेस हमारे प्रोड्यूस होते हैं. तो एक यहां पे मैंने वर्ड बोला ना, यहाँ पे स्पिल ओवर इफेक्ट. तो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है कि अगर एक चीज में फिर एक इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है तो उसका अदर सेक्टर्स पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट रैशनल देखते हैं. अच्छा, अगर हम इसके एम की बात करें, हमने लिंकेज तो देख लिया, बट अगर इसके एम की बात करें तो फर्स्ट इज टू इनकरेज द ऑयल प्रोडक्शन. आई टोल्ड यू कि अगर टैक्स कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी. जो पैसा प्रोड्यूसर वहां पे कर रहा है टू द गवर्नमेंट, वो उसको यूटिलाइज करेगा प्रोडक्शन में. तो यहाँ पे सीधा सीधा संकेत क्या है कि ऑयल की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी. इनकरेज करना चाहती है गवर्नमेंट ऑयल की प्रोडक्शन को, तो तभी ये चीज या फिर ये स्टेप जो है वो लिया गया है. सेकेंड इज टू इम्प्रूव द फिस्कल हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज,
ठीक है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी जो फिस्कल हेल्थ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट वी हैव इज टू रिड्यूस द पास थ्रू इफेक्ट ऑफ हाई टैक्सेस ऑन कंज्यूमर्स। अब ये पास थ्रू इफेक्ट क्या है? जो चीज मैंने आपको अभी बताई कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी गवर्नमेंट तो उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर सीधा जाके वो टैक्स पे करेगी, वो अपना उस चीज का जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो डालेगी कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर ही वो एंड कंज्यूमर है या फिर एंड इंडिविजुअल है, वो जो उस चीज को या फिर उस टैक्स को जो प्रोड्यूसर ने पे करा है वो अपना इंपैक्ट डालेगी कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर पे करेगा टैक्सेस को। तो इस चीज को हम बोलते हैं पास थ्रू इफेक्ट। तो पास थ्रू इफेक्ट के इंपैक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप कहीं ना कहीं सोच के लिया है। नेक्स्ट रैशनल इज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। वही लिंकेज क्रिएट करते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट तक देखा था ना कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट से आगे देखते हैं, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा किसी ना किसी सेक्टर में तो स्टेबलाइजेशन आएगी, उस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, और अगर उस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं कंपीट करेगी विद द फॉरेन कंपनीज, या फिर एक ग्लोबल ट्रेंड के साथ वो कंपीट करने के लिए एबल हो जाएगी। तो कंपटीशन, या फिर मैं अगर बोलूं कि ग्लोबल कंपटीशन के साथ वो कंपीट कर सकती है कहीं ना कहीं, है ना। और अगर वो ग्लोबल कंपटीशन में compete कर रही है तो इट मींस हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं लिंकेज किसके साथ है? टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स। और अगर हमारे इंपोर्ट्स में रिडक्शन आएगा तो हमारे प्राइजेस भी ऑफ कोर्स कम होंगे। तो ये सी कि एक सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट होता है, हमारी चीजें एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। इकोनॉमी में सबसे प्यारी चीज यही है कि एक सेक्टर में अगर कोई चेंज आता है तो दैट इज लिंक्ड टू अनदर सेक्टर, उसमें चेंज आता है दैट क्रिएट्स अनदर लिंकेज, और कहीं ना कहीं फिर वापस उस सेक्टर को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूं इसकी इम्प्लीकेशंस की, कि इसका इम्प्लीकेशन, ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, तो हम 4 लोगों की बात करते हैं, 4 इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा। फर्स्ट इज आर ऑयल प्रोड्यूसर्स, सेकेंड इज आर कंज्यूमर्स, थर्ड इज आर गवर्नमेंट, और चौथा हम देखेंगे कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑयल प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसर्स। ये चीज हमने कहीं ना कहीं डिस्कस करी अभी पहले कि उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन या फिर वो जो प्रोड्यूस करते थे उसमें कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। और ऑफ कोर्स वो टैक्स भी अब कम पे कर रहे हैं तो वो उस मनी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और जब उस चीज को बूस्ट मिलेगा तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंक्रीज होंगे। एंड सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन। ये चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी कि अगर उनका सेक्टर जो है उसको बूस्ट मिलेगा या उनका सेक्टर अगर स्ट्रांग होगा तो इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट कंज्यूमर के ऊपर देखते हैं। इट विल इफेक्ट द प्राइस इम्पैक्ट। प्राइस कहीं ना कहीं कम होगा अगर हमारा जो चीज हमने डिस्कस करी कि अगर हमारा टैक्स में रिडक्शन आएगी तो किसमें सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा? हमारे प्राइजेस में। सेकेंड चीज वी हैव इज इकोनॉमिक रिलीफ। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। दीज आर द जस्ट पॉइंटर्स ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। गवर्नमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सो गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट। इट विल इंपैक्ट द रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस, क्योंकि ये फिस्कल हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा गवर्नमेंट की, क्योंकि टैक्स क्या है? इट इज एन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर टैक्स में रिडक्शन की बात आती है, टैक्स में अगर रिडक्शन की बात आएगी तो वो फिस्कल हेल्थ को इंपैक्ट करेगा, गवर्नमेंट की फिस्कल हेल्थ को इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज पॉलिसी बैलेंस। सो ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द रेवेन्यू और गवर्नमेंट जो है वो क्या चार्ज कर रही है। फिर फिस्कल बैलेंस जो हमारा फिस्कल हेल्थ है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट जो है वो होना चाहिए, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगी। नेक्स्ट अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ कि इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगी इसकी, तो इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमारा एक सेक्टर ग्रोथ करेगा तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा अदर सेक्टर्स को भी, जो हमने चीज पढ़ी थी स्पिल ओवर इफेक्ट।
ठीक है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट यही बोलता है कि अगर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज है या फिर एक सेक्टर अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो उससे अदर सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पे ट्रेड बैलेंस में हमें हेल्प मिलेगी। ट्रेड बैलेंस क्या है? हमारा बैलेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? हमारे इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करने की बात करी गई है। और इससे क्या होगा? हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकते हैं अगर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करे। तो ये था हमारा, दिस इज ऑल अबाउट द विंडफॉल टैक्स। गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स इम्पोज जो रिडक्शन करी है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ऊपर फॉर द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर उसका रैशनल क्या है, दिस इज अबाउट द न्यूज। सेकेंड न्यूज वी हैव इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। So this is the mission या फिर this is the umbrella scheme that government या फिर center has imposed। तो इस स्कीम के बारे में पहले देखते हैं that it is a tech for transforming agriculture या फिर farmers lives। तो ये यू सी कि ये कहीं ना कहीं फार्मर या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने को ये मिशन जो है वो लाया गया है सेंटर के द्वारा। और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करेगा, बिकॉज वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इट लैक्स बिहाइंड समवेयर। क्योंकि अगर मैं सर्विसेज सेक्टर की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर तो दैट इज स्टिल वे बिहाइंड या फिर उसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो उस चीज़ को या फिर इस चीज़ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा उसको एआई के साथ लिंक करके या फिर इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देके इसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड दिस इज वन ऑफ द मिशंस जो किसके ऊपर फोकस करता है, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप कहीं ना कहीं जो है वो लिया गया है सेंटर के द्वारा। और द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विद अ सब्सटैंशियल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 2,817 crore, including a central government's share of 1,940 crore. So it was implemented on September 2nd of 2024. और अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूं तो दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम जो कि एक अलग अलग और कई तरह की स्कीम्स को सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द स्कीम्स। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो 7 स्कीम्स लेकर आई थी, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है वो एक स्कीम है एंड इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम दैट विल हेल्प अदर स्कीम्स ऑल्सो। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर बाकी स्कीम्स आएंगी और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि अदर स्कीम्स को भी बूस्ट करने में या फिर उनको जब हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, ये स्कीम उनको हेल्प करेगा इस तरीके से। तो अगर मैं इस बेसिकली स्कीम के बारे में बात करूँ तो ये जो है इट इज बिल्ट ऑन 2 फाउंडेशनल पिलर्स जिनका नाम है एग्री स्टैक एंड द सेकेंड वन इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो हमारा जो एग्री स्टैक है ना, दिस इज बेसिकली टू केटर द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स। सो बेसिकली होगा क्या कि जैसे हमारे आधार आईडीज है ना, वैसे ही फार्मर आईडीज बनाए जाएंगे जिसमें से उनको क्या करा जाएगा कि उनका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं या फिर और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फार्मर्स, उसको इस चीज के साथ कनेक्ट करा जाएगा। सो अगर आप ध्यान दें या फिर अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है या इफ यू आर समवन हु रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो हमारा पीछे एक स्कीम आया था विच इज ULI, यूनिफाइड लिंकेज इंटरफेस, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, सॉरी। तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस भी किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर और MSME सेक्टर के ऊपर। और इसका मेन मोटिव क्या था, क्रेडिट सिस्टम को बूस्ट करना, क्रेडिट सिस्टम को बूस्ट करना, जस्ट लाइक आवर UPI सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारे UPI सिस्टम ने किसको ट्रांसफॉर्म करा है, हमारे पेमेंट सिस्टम को, तो लेंडिंग इंटरफेस किसको ट्रांसफॉर्म करेगा, हमारे क्रेडिट सिस्टम को। तो सिमिलरली हमने ULI में क्या रीड करा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो एक डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी लेकर आएगी या फिर एक जो इंफॉर्मेशन है जो पेपरलेस इसको करना चाहती है, या फिर जो हम फ्रीक्वेंटली जो हम बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम क्या देखी जाती है फार्मर के द्वारा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको विजिट करना पड़ता है अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंटर क्या करेगी कि एक जगह पे उनकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगी, जिससे अगर वो
बाकी समझ लीजिए कि लोन लेना चाहते हैं, तो एक वन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उनका सारा डेटा अवेलेबल रहेगा और उनको एक जो प्रोसेस है दैट विल बी पेपरलेस प्रोसेस। तो उनको ज़्यादा ना तो क्या बोलते हैं हम, जैसे वी कैन से कि जो हम ज़्यादा हमारे रहते हैं कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, है ना। फॉर्मेलिटी इज अ वर्ड विच आई वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर, सो आई अपॉलॉजिज फॉर दैट। फॉर्मेलिटीज़ जो है हमारी बहुत रहती है क्रेडिट सिस्टम में। जब हम उनको क्रेडिट देते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रहती है जिससे टाइम डिले होता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये स्टेप लेकर आई है जिससे डेटा जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा और उससे फार्मर्स को ईजीनेस होगी क्रेडिट लेने में, या फिर अगर उनको कोई ना कोई डेटा लेना है तो वहां पे उनका एक प्लेटफॉर्म पे डेटा अवेलेबल रहेगा। तो यू सी कि इस तरीके से प्रोसेस को इजी करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेप्स लेकर आ रही है, स्कीम्स लेकर आ रही है ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्ट कर सके। तो दो हमारे जो है फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे जिसमें से मैंने आपको बताया जो एग्री स्टैक है वो बेसिक इंफॉर्मेशन को केटर करेगा। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो पहले इसका देख लेते हैं। जो हमारा एग्री स्टैक है विच इज किसान की पहचान, तो ये किसके ऊपर फोकस करेगा? फार्मर रजिस्ट्री के ऊपर। अंडर द एग्री स्टैक फार्मर विल बी गिवन डिजिटल आइडेंटिटी दैट इज फार्मर्स आईडी दैट इज सिमिलर टू आधार कार्ड। ये मैं आपको चीज बता चुकी हूँ पहले, ये हमने सब डिस्कस कर लिया है और दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन या फिर पॉइंटर्स अबाउट व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। तो ये चीज जो है आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यू विल गेट दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप इस पीडीएफ को भी असेस कर पाओगे। तो सेकंड वी हैव इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि बेसिक इंफॉर्मेशन से हटके जो एडवांस्ड इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जियो स्पेशल डेटा एंड वेदर सैटेलाइट डेटा है, ठीक है, या फिर हमारा ड्रॉट फ्लड मॉनिटरिंग है, या फिर अगर मैं बात करूं ग्राउंड वाटर या फिर वाटर अवेलेबिलिटी डेटा की, या फिर मॉडलिंग ऑफ क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस। सो यू सी कि ये सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी हमारा जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको कौन देखेगा? हमारा एग्री स्टैक। वेराइज अगर हम कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा विच इज अबाउट द वेदर डेटा, या फिर हमारा जो वेदर है वो कैसा है उसमें उसको हेल्प करेगा, किसको? फार्मर को। या फिर हमारा ड्रॉट या फ्लड मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, या फिर हमारा ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी डेटा में हेल्प करेगा, या फिर हमारा मॉडलिंग फॉर क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस में हेल्प करेगा फार्मर को। तो जो हमारा एग्री स्टैक है वो केटर करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन को, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन से हटके जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको केटर करेगा हमारा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसका देखते हैं कि व्हाट इट डज। इट इंटीग्रेट्स द रिमोट सेंसिंग डेटा ऑन क्रॉप, सॉइल, वेदर एंड वाटर रिसोर्सेज इनटू कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पेशियल सिस्टम। सो सैटेलाइट से डायरेक्ट डेटा जो आएगा ये उस चीज को केटर करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा सॉइल प्रोफाइल मैपिंग रहेगा। सो इस चीज में भी गवर्नमेंट का फोकस है कि जो फार्मर्स हैं उनको सॉइल प्रोफाइल मैपिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिले। तो अगर मैं इसके आगे देखूं कि हमारे पास इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे, तो की कंपोनेंट्स इस मिशन के क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट वी हैव इज डिजिटल ऑथेंटिकेशन फॉर असेसिंग सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, रिड्यूसिंग पेपर वर्क। ये हमने चीज अभी डिस्कस करी थी कि इसके एक जो मेन फीचर है या फिर मेन स्पेशलिटी जो है इस स्कीम की क्या रहेगी कि ये पेपर वर्क को रिड्यूस करेगी। एंड द नीड फॉर फिजिकल विजिट्स, तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल विजिट्स को भी रिड्यूस करेगा, जिससे क्या आएगी इकोनॉमी में या फिर फार्मर्स या फिर इस सेक्टर में क्या आएगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, द टाइम जो टाइम हमारे जो फार्मर्स वहां विजिट करने में लगा रहे थे या फिर पेपर वर्क करने में लगा रहे थे, वो उस टाइम को कहीं ना कहीं अपने काम में यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? एफिशिएंसी भी आएगी और हमारे सेक्टर में इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमने अब एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है जो मैंने पॉइंट लिया, ये हमने कैसे डिराइव करा? हमने पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस जो स्कीम है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, या फिर इससे कहाँ कहाँ जो है वो इफेक्ट करेगा इकोनॉमी पे, या फिर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या रहेंगे। तो ये जो पॉइंटर्स हैं आप खुद ड्राइव कर सकते हैं, बट द थिंग दैट इज नीडेड हेयर एक इन डेप्थ एनालिसिस उस टॉपिक का
फिर जब आप उस टॉपिक को रीड कर लोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या है, या पॉइंटर्स जो है वो खुद भी बना सकते हो। तो पहला पॉइंट या फिर जो पहला कंपोनेंट है हमारा ये है। सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, इट एनहांसेस द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी in government schemes and insurance schemes, and also the loan systems through accurate data on crop area and yield। तो ये चीज जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करी कि एक यूएलआई जो हमने पहले डिस्कस करा था, यूएलआई का भी जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो डेटा है वो एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाया जाए, ठीक है। और जब डेटा हमारे एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाया जाएगा तो उससे लोन सिस्टम में भी इजीनेस आएगी, इंश्योरेंस में भी इजीनेस आएगी, और जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, उनका टाइम जो है वो बहुत बचेगा, और एक इफेक्टिवनेस आएगी, एक एक्यूरेसी आएगी। तो इससे हमने एक तो एफिशिएंसी देखा, ठीक है, हमने दूसरा देखा कि इफेक्टिवनेस भी है, कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंटर, पहला पॉइंट हमने ये देखा, सेकंड है ये, थर्ड क्या है कि एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, ठीक है, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी। थर्ड वी हैव इज क्रॉप मैप जनरेशन एंड मॉनिटरिंग फॉर बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स इन इंश्योरेंस क्लेम, ये भी हमने पीछे अभी डिस्कस करा था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, तो फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर to optimize the value chain and provide tailored advisory services for crop planning, health, pest management and irrigation। So you see कि जो पहले अनप्लान्ड तरीके से फार्मर्स चलते थे, कुछ ना कुछ टेस्टिंग चलती थी, अब कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलेगा, उनको एक बूस्ट मिलेगा इस सेक्टर में, उनको एक एडवाइस मिलेगी फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, हेल्थ, पेस्ट मैनेजमेंट एंड इरिगेशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो मैंने आपसे पहले भी चीज बोली थी कि 7 स्कीम्स जो है इसके अंडर गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसमें से हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है ये क्या है, हमारा अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम है जो कि बूस्ट करेगा या फिर हेल्प करेगा अदर मिशंस को या फिर अदर स्कीम्स को। तो हम सेकेंड स्कीम देखते हैं, हमारे पास सेकेंड स्कीम है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जिसका विद द टोटल आउटले ऑफ 3979 करोड़। बट हमें जो है वो मेन चीज क्या चाहिए कि इसका एम क्या है, ठीक है, हमें जो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है अबाउट द स्कीम, हमारे एग्रीकल्चर मिशन में हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको कैसे बूस्ट मिल रहा है, क्या क्या स्कीम्स है, और उस स्कीम का एम क्या है। तो इस स्कीम का एम क्या है, द इनिशिएटिव विल प्रिपेयर फार्मर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड provide food security by 2047, ठीक है। सो दिस इज द डेटा दैट वाज प्रोवाइडेड ऑन PIB। तो इतना ही डेटा जो है वो प्रोवाइड करा गया है अभी तक, तो बिकॉज दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट एंड स्टिल जो टेस्टिंग है इट इज स्टिल लेफ्ट, बिकॉज इट इज आई थिंक इनिशिएटेड इन 19 स्टेट्स, जिसमें से आई थिंक 19 स्टेट्स में इसका इनिशिएटिव है, और इसमें से 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन करा गया है। उसमें से क्या रिजल्ट्स आएंगे, फिर इस स्कीम के बारे में पता लगेगा कि हाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, या फिर इसके रिजल्ट्स जो है वो क्या क्या है। सो फॉर नाउ the data that is given by the government is this much only, and it has following pillars, which is research and education, because ये जो scheme है this is not only focusing on boosting the agriculture through planning or in the deriving the health या फिर boosting the health या irrigation system में, but also research and development में भी काम करा जाएगा, so that students जो है इसमें involved रहें। और एक और चीज़, अगर इसमें students जो है involve होना शुरू होंगे तो हमारा कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमारा यंग ब्लड आना शुरू होता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो इसका एक मेन एम अभी क्या निकल कर आया है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, ठीक है। सो इट फोकसेस ऑन रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। सो दीज आर द पिलर्स विच यू कैन रीड, और अगर आपको टेलीग्राम से लिंक लेना है तो आप उसमें भी इस चीज को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं विच टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, ठीक है। तो यू सी कि गवर्नमेंट इस स्कीम के द्वारा एजुकेशन सेक्टर पे भी या फिर जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है टू द यंग ब्लड उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट करने का ट्राई कर रही है। तो विद द टोटल आउटले ऑफ 2291 करोड़ इट विल प्रिपेयर द एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स। So you see, this scheme is highly focusing on preparing the agricultural students and researchers for current challenges and comprising the following:
तो अच्छा, अगर मैं इस चीज के ऊपर फोकस करूं कि इट इज टू बूस्ट एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स इन रिसर्च फॉर करंट चैलेंजेस, सो एक न्यू माइंड सेट या फिर एक न्यू स्किल को लेके आने की बात करी है। क्योंकि अगर जितना भी हमारा यंग ब्लड है दैट इज क्रिएटिव, और अगर क्रिएटिव माइंड्स को इस सेक्टर में लाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को और बूस्ट करेगी विद द न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। सो इस स्कीम के द्वारा इस चीज के ऊपर फोकस करा गया है। अगर मैं फोर्थ स्कीम की बात करूं तो दैट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। ठीक है, so the aim of this scheme is to increase the farmers income। पहले जो हमने पुरानी स्कीम्स देखी थी उनका क्या था, एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना, whereas this scheme talks about the boost in the agriculture या फिर farmer income from livestock and dairy। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम वी हैव इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है या फिर हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उसको भी बूस्ट करने की कोशिश करी गई है। और इस सेक्टर का या फिर इस स्कीम का जो मेन मोटिव है या जो मेन एम है दैट इज एट इंक्रीजिंग द फार्मर इनकम्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर प्लांट्स एंड इट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर को भी इन स्कीम्स के थ्रू उनमें इंप्रूवमेंट लाने का, इन सेक्टर्स को भी इंप्रूव करने का गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। सिक्स्थ स्कीम वी हैव इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र एंड सेवेंथ स्कीम वी हैव इज नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो यू सी कि ये 7 स्कीम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है वो एक स्कीम है विच इज एन अम्ब्रेला स्कीम, जिसके अंदर बाकी और 6 स्कीम्स हैं और जिनको बूस्ट कौन करेगा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ओनली। तो ये जो है हमारा इज अ मिशन दैट इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट विच इज एमिंग टुवर्ड्स बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड न्यूज वी हैव इज ILO रिपोर्ट। सो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है विच सेज कि जो हमारी लेबर इनकम है उस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है, दैट इज रिड्यूस्ड, एंड उसका सीधा लिंकेज किससे करा गया है, हमारे AI सेक्टर से। सो ILO इज सेइंग कि वी ऑल नो कि AI जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रही है बट इट इज डबल फेस्ड। अगर वो हेल्प कर रही है कुछ सेक्टर्स को तो वो कहीं ना कहीं डैमेज भी कर रही है दूसरे सेक्टर्स को। सो इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। सो द ILO रिपोर्ट एग्जामिन्स हाउ एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर हमारा जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज है कुड इम्पैक्ट लेबर मार्केट्स एंड लेबर इनकम। ठीक है, तो डेटा इज अवेलेबल इन एवरी वेबसाइट, बट हम आज की जो इस एनालिसिस है हमारा उसमें हम किस चीज का एनालिसिस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, या फिर ये चीज जो है वो क्यों देखी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट क्या है अलग अलग सेक्टर्स पे। तो जो रिपोर्ट है दैट सेज कि लेबर की जो इनकम है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है और उसका इम्पैक्ट उसका किससे लिंकेज करा गया है, डायरेक्ट AI से एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज के साथ। So the report says that it highlights the potential for AI to both disrupt the existing job structures and to create new opportunities with varying effects on different segments of the workforce. So इसका जो है डबल इम्पैक्ट है। अगर ये कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है इकोनॉमी में तो इसके साथ साथ ये गंदा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही है हमारी लेबर इनकम के ऊपर, which was started in COVID times and we still know कि इसका अभी भी इस चीज में कुछ ना कुछ रिडक्शन जो है वो नहीं आया है। और अगर मैं इसके इफेक्ट्स की बात करूं, जो हमारा AI है उसके इफेक्ट्स की बात करूं तो इसका जॉब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पहला इम्पैक्ट है एंड इट इम्पैक्ट्स द इनकम इफेक्ट्स ऑल्सो। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोमेशन एंड जॉब लॉस के बारे में। सो दिस सेज दैट AI एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड जो हमारा वाइड रेंज ऑफ टास्क है। ठीक है, अगर मैं इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो वी ऑल नो कि जो AI है, जब AI की फॉर्मेशन हुई है तो उसने हमारे कितने सारे टास्क है उसको ईजी कर दिया है। ठीक है, हम एक 1 क्लिक में बहुत सारी चीजें जो है वो AI से पूछ सकते हैं या फिर AI एक अलग तरीके से उनको जनरेट करके देता है जिसने हमारा काम जो है वो रिड्यूस करा है। बट अलॉन्ग विद इट हमारे जो रूटीन और रेपिटेटिव टास्क है उसको तो इसने इजी करा है, बट दिस कैन लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सारे जॉब्स हैं जिनका जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर हुआ है थ्रू द इफेक्ट ऑफ AI, क्योंकि AI जो है वो बहुत काम जो हमारे रेगुलर वर्क है उनको एक 1 क्लिक में हमें अवेलेबल करवा रहा है जिससे बहुत लोगों की जॉब जो है वो
इससे डिस्प्लेस हुई है। तो यू सी कि एआई का डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर है, जॉब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ऑल्सो स्पेशली द लो स्किल्ड वर्कर्स इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है इनके ऊपर इसने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट करा है। जिनकी लो स्किल वर्क है, जिनका लो स्किल, जिनके उन वर्कर्स के ऊपर जिनके पास लो स्किल्स हैं, उसको एआई ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करा है। और अगर हम इम्पैक्ट ऑन लेबर इनकम देखें, सो द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अच्छा अगर हम इसको एक इजी लैंग्वेज में समझें, अगर किसी के पास लो इनकम या फिर लो स्किल्स है तो उसको एआई जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, एआई हैज टेकन प्लेस ऑफ दैट लो स्किल्ड वर्कर। वेयर एज अगर हमें एआई को साइड रख के अगर उस लो स्किल्ड वर्कर को लाना है, अगर लो स्किल्ड वर्कर को सस्टेन करना है उस सेक्टर में, तो लो स्किल्ड वर्कर किसके लिए रेडी हो जाएगा? अगर उसको नॉर्मल या फिर एक मिनिमल इनकम भी मिल रही है तो उसके लिए वो रेडी हो जाएगा, बिकॉज द वन नोज कि उससे बेटर टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन द सेक्टर और उससे वो रिप्लेस हो सकता है। तो दिस इज ये मजबूरी बन गई है एक लो स्किल्ड वर्कर की कि उसको एक मिनिमल इनकम पे भी काम करना पड़ रहा है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज ओनली। तो लेबर इम्पैक्ट ऑन लेबर इनकम क्या है हमारा, कि कोई भी लेबर है उसको कम पैसे में भी काम करना पड़ रहा है। सेकेंड वी हैव इज इम्पैक्ट ऑन सेक्टोरल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्पैरिटीज। अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर इम्पैक्ट्स के ऊपर देखें तो कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, सेक्टर्स दैट रिलाई हेविली ऑन रूटीन टास्क्स आर मोर वल्नरेबल टू ऑटोमेशन, वेयर एज अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की या फिर क्रिएटिविटी की या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स की, तो उसके ऊपर कम इम्पैक्ट है एआई का। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट रेगुलर जॉब्स या फिर जो रेगुलर हमारा टास्क है उसके ऊपर एआई ने ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट करा है। और अगर मैं बात करूं हाई स्किल्ड या फिर लो स्किल्ड वर्कर्स की, तो द आंसर इज ऑब्वियस कि जो लो स्किल्ड वर्कर है उसको एआई जल्दी रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसकी जगह पे एआई इज ऑलरेडी अवेलेबल और फ्री में या फिर अगर कुछ कम अमाउंट पैसा देके अगर हम एआई से काम करवा सकते हैं तो वो उसकी जिसकी लो स्किल्ड वर्कर जो है उसकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट हाई स्किल्ड वर्कर, तो उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं और उसकी जॉब को रिप्लेस करना इज टफ। तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो है ऑक्यूपेशनल डिस्पैरिटीज पे एआई का क्या इम्पैक्ट है वो हमने देखा। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, तो एआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग द गैप। द बेनिफिट्स आर एआई आर लाइकली टू बी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एआई का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? जो हमने अभी हाई स्किल्ड वर्कर की और लो स्किल्ड वर्कर की बात करी, या फिर इफ आई टॉक अबाउट अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, तो हाई स्किल्ड वर्कर जो है उसको पता है कि एआई का कैसे यूज करना है इन एन एडिक्वेट मैनर, या फिर एक पॉजिटिवली एआई का कैसे यूज करना है। तो वो कहीं ना कहीं किसके लिए हेल्पफुल है? हाई स्किल्ड वर्कर के लिए। ठीक है, अगर मैं लो स्किल्ड वर्कर की बात करूं या फिर जिसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर लेगा हमारा एआई। तो हमारा ये एक गैप जो है वो वाइडन करता है बिटवीन द वर्कर्स दैट आर हाईली स्किल्ड एंड लो स्किल्ड। ठीक है, और अगर मैं अर्बन एंड रूरल एरियाज की बात करूं तो अर्बन एरियाज में पीपल आर हाईली स्किल्ड। देयर आर चांसेस जिसमें हमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा मिलेंगे इफ आई कंपेयर टू रूरल वर्कर्स। तो रूरल वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो उनको उनके ऊपर या फिर जो एआई का इम्पैक्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव किसके ऊपर है? अर्बन एरियाज में, इफ आई कंपेयर इट विद रूरल एरियाज। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी भी बढ़ाता है, इट इज वाइडनिंग द गैप, whereas it is widening the regional disparity also that I talked about urban areas and rural areas। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आएगा प्रोडक्टिविटी गेन्स। सो इफ वी सी दैट एआई कैन derive significant productivity gains and economic growth, which talks about the gains might not be equitably shared, necessitating policy interventions to ensure that the benefits are reaching to every section of society। और अगर मैं स्किल रिक्वायरमेंट की बात करूं, so the shift is towards AI driven economies that requires new skills. It emphasizes on the need for upskilling and reskilling programs to help workers transition to the new roles। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इन पॉइंटर्स की बात करूं, तो यहाँ पे बताया गया है कि हाईली फोकस किसके ऊपर करना चाहिए? टू इंक्रीज द स्किल्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है,
to increase the skills of the workers, because वहाँ पे उनको AI कहीं ना कहीं help करेगा, otherwise AI will reduce the labor income. और अगर मैं पॉलिसी रिकमेंडेशंस की बात करूं कि कौन कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिससे हम एआई का एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी पे, या फिर जो आईएलओ की रिपोर्ट आई है दैट सेज कि लेबर इनकम में कहीं ना कहीं रिडक्शन हुई है, तो पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकती है जिससे इस चीज को कम करा जा सके. सो द फर्स्ट वी हैव इज स्ट्रेंथनिंग द सोशल सेफ्टी नेट्स. Unemployment benefits are to enhance the unemployment benefits and other social safety nets to support वर्कर्स हु लूज देयर जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे अगर उनका एआई से अगर रिप्लेसमेंट, या फिर हमारा वी से कि अगर उनको एआई रिप्लेस करती है, डिस्प्लेसमेंट होता है उनका, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं अगर उनको प्रोवाइड करे जा सकेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं. दे कैन इन दैट पीरियड ऑफ टाइम दे कैन इंक्रीज देयर स्किल्स एंड वो किसी और सेक्टर में अपना प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सो वी ऑल नो, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे प्रॉमिस कि हम 1 साल का या फिर 12,000 या फिर 6,000 कुछ ना कुछ ऐसा इंश्योर करते हैं कि हम हर घर में इतना अमाउंट ऑफ इनकम देंगे, जिससे क्या इंश्योर होता है हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिससे उन फैमिलीज को भी कहीं ना कहीं सस्टेन करने के लिए वो हेल्प करता है, या फिर उस पीरियड में जिससे जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस पीरियड में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है. एंड इट कैन बी अ सेफ्टी नेट फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी. Next we have is labor market regulations. So there should be fair wage policies. The policies that should be implemented to ensure that fair wages and working conditions are ensured, especially in sectors which are susceptible to automation. तो यहाँ पे दे टॉक अबाउट कि कुछ ना कुछ वेज जो हमारा फेयर पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होने चाहिए. एंड इफ आई टॉक अबाउट एथिकल एआई डिप्लॉयमेंट, सो इट इज टू डेवलप द रेगुलेशंस to ensure that AI technologies are deployed in ways that do not disproportionately disadvantage to the workers. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबर के हित में बात करी गई है कि लेबर को कैसे सिक्योर करा जा सकता है, या लेबर को एआई से अगर हम हटके बात करें तो एआई के अगर वो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है किसी ना किसी वर्कर का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट, जिससे हमारा जो वर्कर है वो प्रोटेक्ट हो सके और हमारी जो लेबर इनकम है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो सके. सो दिस वाज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एआई दैट इज ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, और उसका जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस है या फिर उस चीज़ को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं सोसाइटी में, फिर गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस कर सकती है जिससे हमें हेल्प मिले, लेबर को हेल्प मिले सस्टेन करने के लिए, सो दैट दे टू कैन लिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड. सो दीज वर द 3 important न्यूज़ेस दैट हैड टू बी डिस्कस्ड विच इज़ वेरी रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो ये जो है 3 न्यूज़ेस थी. अगर आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा पहला लेक्चर भी देखें, एंड डू कमेंट बिलो कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो हेल्प कर रही है इस लेक्चर के थ्रू, एंड what else do you want from us. कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, या फिर what else do you want in economy that is troubling you in your preparation. तो वो चीज़ अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें भी पता लगेगा कि हम आपको और क्या क्या चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं इन अ प्रोडक्टिव मैनर, या फिर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको हेल्प करेंगी. तो इस जो हमारे लेक्चर का PDF है, to get it you need to join our Telegram channel, and before you go make sure that you subscribe to that channel and hit the bell icon. And if this is helping you तो do ensure कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको लिंक शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो और उनको भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं हेल्प मिले. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक संडे ओनली विद द मोर न्यूज़, एंड उसका हम फिर से इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे. टिल देन बाय बाय. थैंक यू सो मच.